हाँ जी, तो मैं ये पूछ रही थी कि हाँ सैफ, आप जरा बताओ क्या एजेंडा हो सकता है इसका? तुम लोग क्या सीखते हो अपनी नाकामी से? हम सब, मैं भी फिर उसमें शेयर करूंगी, जहाँ मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बताने का मकसद ये है कि शेयर करते हैं तो हमें आइडियाज मिलते हैं, और जो है वो नई जो है न्यू वेज डेवलप होते हैं। हमें अपनी गलतियों का बिल्कुल और अंदाजा होना चाहिए, हमें अपनी गलतियों का हमें पता होना चाहिए हम कहाँ गलत हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ की जर्नी है ना, यकीन करें ऐसे ऐसे लोग रो रहे थे कि हम जाते जाते निकलते निकलते हमारा दिल घबरा रहा था कि अल्लाह ये या तो ये चुप हों, इनको कैसे चुप कराया जाए या इनसे कैसी बात की जाए। ऐसे बुजुर्ग जो हैं लोग हैं, उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, इतने समझदार वो खुद हैं, तो हम उनको क्या समझाएं जिनसे हमने खुद सीखना है अपनी लाइफ को कि हाँ जी हम सीख सकते हैं। उनको हम क्या समझाएं? हाँ सैफ, क्या कह रहे थे तुम? अब जरा बताओ मुझे। मैम, ये मैं ये कह रहा था कि लोगों ने अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयां डिस्कस करनी चाहिए, किसी और से नहीं, खुद ही सोचना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ तो बस। सैफ, हम अगर किसी से बोलेंगे ही नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं? हम तो अपनी अपनी बुराई तो सुनना चाहते ही नहीं है। सैफ हो या बुशरा हो, मैं तो सुनना ही नहीं चाहती ना अपनी बुराई, मैं तो बुरी हो ही नहीं सकती। सही है ना? आप मुझे अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो मेरे में तो इतना हौसला भी तो होना चाहिए ना। बुरा होना एक इंसान के लिए एक तबाही हो जाता है। हम तो सुनना ही नहीं चाहते बुराई, हम तो अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। मैं अच्छी हूँ, मैंने ये किया है, मैं इतनी काबिल हूँ, मैं ये कर कर आ गई हूँ। ये तो मैं करती हूँ ना, मैं कितनी डंका पीट पीट के बजा रही हूँ और समझा रही हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें अच्छा हम ये कर कर आए, और हमने जो है मजे की बात है कि हमने जो है वो अपनी जो है क्राइटेरिया में जो है ना पिक्चर्स अपलोड की, वो पिक्चर्स और वीडियोस। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छा इवेंट रहा, एक्टिविटी रही। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा जाके इसमें इतने हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी, एनजीओ की वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, और जो है वो बताने की क्या जरूरत थी, ये तो ऐसा अल्लाह का और आपका मामला है। अगर आपने जो है वो बता ना करना है, देना है तो खामोशी से दें। लेकिन जाहिर बात है, हमने लोगों से पैसे लिए थे, हमने चैरिटी ली थी, हम उनको नहीं बताएंगे कि हमने उनका कैसे, उनकी जिम्मेदारी, उनकी अमानत को कैसे जो है वो किया है। तो वो चीज भी हमें थी। तो यानी कि आप अच्छा कर भी रहे हो तब भी आप क्रिटिज्म में आ रहे हो। ये करके महसूस ये ना करो कि जी अब तुम सेफ हो गए हो, मैंने अच्छाई कर ली तो मैं सेफ हो गई हूँ। एडी साहब हमारे सामने हैं, कितने कितने उनके सामने अगर आप उनकी पूरी लाइफ पढ़ें, एक बुक भी उनकी जो है वो मेरे ख्याल से मेरे पास भी पड़ी हुई है, जो उनकी पूरी लाइफ पे जो है लिखी गई है। तो उसमें जो है वो बड़े बड़े उनके ऊपर जो है वो बातें मामला किए गए हैं, स्कैंडल्स बनाए गए हैं। जो है जो को होते हैं एनजीओ में, आपको पता है कि मसले होते हैं, लोग बच्चे बेच रहे हैं, लोगों के आज़ा बेच रहे हैं, लड़कियों को बेच रहे हैं, लड़कों को, मतलब एक पीछे जो है ना बिहाइंड द सीन जो है ना बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। ये मैं खैर मैं हकीकत बता रही हूँ जो हम न्यूज में भी सुन रहे होते हैं। बहुत सारी मूवीज इसमें बन चुकी हैं। तो एक चैरिटी के नाम पे ये सारी चीजें भी बहुत हो रही होती हैं। तो जब एथी साहब ने ये सारी चीजें स्टार्ट की थी तो ये सारे क्रिटिसिज्म उनके सामने भी आए कि वो पैसा खा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा यहाँ से वहां जा रहा है, अयाशी कर रहे हैं, दिखावा कुछ करते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते आते हैं। जाहिर बात है जब वो मदद करने जाएंगे, कहीं बाहर मुल्क भी जाएंगे, तो जाहिर बात है उनको ऑन द स्पॉट पहुंचना है। तो लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनको जो है हेलीकॉप्टर, ये वो एम्बुलेंसेस, पैसा बहुत दिया। लेकिन वो बंदा सिर्फ दो अपने जोड़ों में अपने शेल्टर के बाहर पलंग पे सोता था, वही दो जो है वो पट्टे की चप्पल पहनते थे। तो मतलब लाइफ को हम ये सोचते हैं। तो अगर सैफ, मैं किससे कहूँ अपनी बुराई, में किससे बताऊं? मैं सैफ को अच्छा मैं अपनी सारी बुराइयां आपके सामने बता दूं। एक जो है वो एक बंदे थे हमारे अभी जानने वाले, तो हम सारे कुलीग्स बैठे हुए थे। तो वो कहने लगे कि यार ये इतना गंदा आदमी है, इसने कैसे हमसे सारी बातें कह दी। तो फिर मेरी जवाब ये था कि हम में से हम सभी गंदे हैं, हम सभी बुरे हैं। अगर हमारी हकीकत एक दूसरे को पता चल जाए तो शायद हम किसी का शक्ल भी ना देखें। यानी कि अगर हम अपनी गुनाहों पर नजर डालते हैं, अपनी बुराइयों पर नजर डाल दें, तो शायद मैं और सैफ और ये सारे बच्चे हम एक दूसरे से बात ही ना कर पाए। तो ये तो अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है हमारे मामलात का, हमारी सोचों का, हमारी बुरी बातों का। यानी वो अमल जो सामने आ जाता है वो तो है, जो अमल छुपे हुए हैं वो तो किसी को नजर ही नहीं आते। तो ये हौसला हम में से किसी में नहीं है। लेकिन अगर हमारे मेंटोर अच्छे हैं, हमारी अच्छी सोचें हैं, हम अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, तो हमें ये हौसला मिल जाता है। ये जो तुम कह रहे हो ना कि समझ में आना, सैफ ये बात समझने में तो उम्र बीत जाती है। ये जो शेल्टर में लोग जो हमें मिले ना, इनकी पूरी उम्र गुजर के तब कहीं जाके उनको ये रियलाइज हुआ। तो हमें आखिर में हमें नसीहतें क्या कर रहे थे वो, कि कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, टॉलरेंस करना सीखो,
सब्र करना सीखो। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। उनकी ये बात उन्होंने कहा कि हमें ये आज समझ में आया जब हम इतना बर्बाद हो गए। अगर हमें वक्त पे समझ में आ जाता तो अब हमारी नई जनरेशन नहीं पूछ सुनती। मैं जब आप लोगों से कहती हूँ देखो अपना टाइम सेव करो, देखो मैंने जो है वो अपना टाइम मैनेज नहीं करा, मैं हालात के दर पे खड़ी रही। मुझे ये होता था कि हाँ जी हालात खुद ही मुझे कहीं लेके चले जाएंगे। हालात जरूर लेके जाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होते हैं। आपको समझने के लिए, हालात के ऊपर अपने आप को ढालने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। वो टाइम चला जाता है, उस वक्त का दौर खत्म हो जाता है, वो जो बनने का वक्त होता है वो खत्म हो जाता है। तो खुदा के वास्ते मेरी भी आप लोगों से जो है ये अपील है। और खुद मैं जब उनसे सुन रही थी तो वो भी हमसे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चों तुम लोग इतने एनर्जेटिक हो, खुश मिजाज हो, जियो जिंदगी को, लेकिन अपने अंदर ये सारी चीजें पैदा करो जो हम नहीं कर पाए। बिल्कुल, हर एक चीज़ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छी बात से भी इंस्पिरेशन मिलती है। भाई अगर सैफ ने किया तो मैं भी कर सकती हूँ, जो सैफ कर सकता क्या वो मैं नहीं कर सकती, सैफ ने अच्छाई की है तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये अच्छाई की भी इंस्पिरेशन आती है, इवन बुराई में भी आती है। वो भी तो कर रहा है, वो भी तो ऐसे पहन रहा है, उसने भी तो ऐसा मारा था, उसने भी तो लड़ाई कर कर आई थी, तो मैं भी करूंगी। आजकल तो सभी कर रहे हैं, सभी ज्यादा बोलते हैं, सभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, सभी बदतमीजी से बात करें। जैसे आजकल अब रुझान होता है कि अब हमारी जो बच्चे हैं वो आजकल वही अबे आजा भाई बैठ जा, चल तू कर ले, ये कर ले। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे बिहेवियर में आती जा रही है। उसको हम कॉन्फिडेंट समझते हैं, उसको हम जो है समझते हैं कि हम फ्रैंक हैं। तो फ्रैंक का एक राइट एरिया होता है। तो वो चीजें होती हैं, होनी चाहिए। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि ये डैमेजेस जो हैं वो यहीं पर ही आ जाते हैं। और जब इंसान की लाइफ डैमेज हो जाती है, ये दिमाग डैमेज हो जाता है, तो फिर अब हमारे पास जो है वो लाइफ में कुछ करने के लिए बचता नहीं है। डैमेजेस जो है वो जरूरी नहीं कि मौत की तरफ लेके जाएं। आपकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आप ना इधर को होते हैं ना उधर को होते हैं। शेल्टर में एक ऐसा सीन भी था, एक ऐसे बंदे भी थे जो बाहर मुल्क से डॉक्टर के लिए गए थे, लेकिन वहां अमेरिका से जब आए तो वो डॉक्टर नहीं रहे, वो एक पागल हो गए। तो यानी कि आपकी कामयाबी भी आपको इस कदर झुंझला देती है कि आप जो है वो, तो कामयाबी भी आपको ऐसे रुला देती है कि आपको अंदाजा नहीं होता कि जी आपका, आपकी कहीं की कहीं सोच बन जाती है। तो कामयाबी, शोहरत, ये सब रिटेन करना, इस सबको अडॉप्ट करना, इस सबको इनहेल करना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये मैं फिर कह रही हूँ, ये आसान बात नहीं है, बड़ी तकलीफ दे अमल होता है। और अगर इससे गिर गए ना तुम लोग, या हम में से कोई भी गिर जाए तो वो कभी नहीं बच पाता। तो वो पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। और फिर वही होता है, कोई शेल्टर की जीनत बन जाता है, कोई शायद अपने आप को संभाल लेता है, कोई अपने आप को बना लेता है, तो वो उसमें भी जो है वो अपडेटेड हो जाता है। लेकिन ये कि बस अगर अच्छे लोगों का साथ मिल जाए, अच्छे दोस्तों का, अच्छे पेरेंट्स, अच्छी सोच रखने वाले अच्छे मेंटोर आपके पास हों, तो जो है वो, ठीक है जी। अब हम ये सेरेबेलम की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। यानी कि जो हमारा ये जो अब सर्को ये जो सेरेब्रम जो है, ये हमारा क्या कर रहा होता है कि ये बॉडी को जो है रिस्पॉन्स कर रहा होता है कि कैसा आप जो है वो बॉडी, जो मस्कुलर आपके पेन्स हो रहे होते हैं वो भी डैमेजेस हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जी मेरे लास्ट ईयर से जो है ये ऐसे ही लॉकडाउन था, होने वाला था, 2 दिन पहले की बात है। और मैं जो हूँ ना, यही जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से जो मेरे जितने भी मस्कुलर पेन है, अब जब जब मेरी तकलीफ बढ़ती है, मैं ज़्यादा बैठती हूँ, ज़्यादा वॉक करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे अभी तक जो है वो तकलीफ में हूँ। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी कोऑर्डिनेशन रहती है। तो ये जो बॉडी के बैलेंसेस हैं ये आपके सेरेबेलम पे जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये इसलिए हम कहते हैं पूरा जो नर्व सिस्टम है ना पीछे का आपका, पूरी जो बैकबोन है आपकी, ये सारी अटैच्ड है आपके माइंड से। आपका माइंड लूज हो गया, आप पैरालाइज हो जाते हैं। आपका ब्लड का प्रेशर हाई हो गया, आप पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि वो दिमाग तक ब्लड ही नहीं जा रहा होता कि आपको जो है वो ऑक्सीजन मिले, दिमाग को सांस मिले, और उसकी वजह से जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं। क्योंकि मेरे फादर भी जो है वो पैरालाइज होके उनकी जो है वो डेथ हुई थी, तो उनकी भी बार बार जो है क्लॉटिंग माइंड में बन जाती थी। तो फिर माइंड जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है। अगर वहां पर ब्लड नहीं पहुंचता और क्लॉटिंग होने लग जाती है तो डिसऑर्डर होने लग जाता है। इसी तरह जैसे दिल में क्लॉटिंग होने लग जाती है तो दिल भी बंद होने लग जाता है, शरियानें बंद होने लग जाती हैं। तो ये डैमेजेस से बचें। और जो है ख्याल रखें सेहत का, सेहत से बढ़ के और कोई नेमत नहीं है।
ठीक है जी। तो ये लिम्बिक सिस्टम क्या है जी? लिम्बिक सिस्टम क्या करता है कि लिंक कर रहा है रिलेशनशिप को बिटवीन इमोशंस, प्लेजर्स, स्मेल्स एंड, यानी कि ये आपका रिस्पॉन्सिबल है आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। किससे क्या रिलेशनशिप है ये भी दिमाग बता रहा है। आपके बहन भाइयों से आपका क्या रिलेशनशिप है, आपके दोस्तों के साथ आपका, क्योंकि आप जब हर रिलेशनशिप को सोचते भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप महसूस करते हैं, आप दिल से तो महसूस करते हैं, लेकिन उसके लिए आप सोच भी रहे होते हैं कि इसके साथ आप बिहेवियर को भी तो सोचते हैं ना। अब जो है ये सैफ का बिहेवियर ऐसा है कि मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या मैं इससे बात करूं या ना करूं। ये गलती कर कर आया है, इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो क्या मैं इसको माफ करूं या ना करूं? ये कैलकुलेट कौन कर रहा है? ये माइंड कर रहा है। सही ना? फीलिंग्स जो है दिल से डिस्कवर हो रही है, एहसास हो रहा है माफ करने का। क्या हम कहते हैं ना, दिल से माफ करो, दिल को साफ कर लो, दिल को हर उस बुराई से निकाल दो। तो दिल और दिमाग जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है। तो क्या मुझे, अगर ये सैफ ने मुझसे जो है वो बदतमीजी की एक मिसाल दे रही हूँ, तो क्या मुझे ना माफ कर देना चाहिए? क्या गारंटी है कि सैफ मेरे साथ दोबारा ये नहीं कर सकता? क्या ख्याल है सैफ, माफ कर देना चाहिए? दोबारा वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए? अगर एक रिलेशनशिप आपकी टूट जाती है, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो मोहब्बत में हो, चाहे वो पेरेंट्स में हो, चाहे वो भाईचारगी में हो, चाहे वो बहनों में हो या भाइयों में हो, किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ये एक सवाल है मेरा आप लोगों से, सिर्फ खाली सैफ से नहीं है। तो क्या वो दोबारा बिल्डअप होता है? दोबारा करना चाहिए? क्या वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, या दोबारा हमें जो है उस तरफ जाना चाहिए? मैम ट्रस्ट नहीं होता वो वाला, पहले वाला जो होता है ना। अच्छा, ये होता है? या आप दोबारा भी ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं मैम, नहीं होता। क्या हमें मुझे तो स्पेस नहीं नहीं होता देनी चाहिए सामने वाले को? मैम देनी चाहिए, इतनी नहीं देनी चाहिए जितनी पहले थी। जैसे सपोज कि वो बेस्ट फ्रेंड था, अब सिर्फ फ्रेंड तक महदूद रखे, ताकि अगेन वो तुम्हारे साथ कुछ दोहराए ना। दैट्स इट। और क्या पता अगर वो अच्छा होकर वापस आ रहा है, और फिर बार बार हम और सही बात है सैफ, तुमने सही कहा। इंसान फिर वो उसी कटघरे में खड़ा रहता है। वो अगर अच्छा भी कर रहा होता है तो वो करने ट्रस्ट करने वाला भी जो है वो डर में रहता है कि अब ये, अब फिर क्या कहेगा, अब फिर ये क्या कर लेगा। और जो है वो करने वाला भी इसी डर में रहता है कि अब ये मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये मेरी हर बात को बुराई मानेंगे। यानी कि वही हजरत अली रजी अल्लाह ताला जो है वो अनहों का जो कॉल याद आ जाता है कि दोस्ती भी इतनी शिद्दत से ना निभाओ कि अगर वो दोस्ती खत्म हो जाए तो सिवाय जो है वो तलखियाँ, क्योंकि दोस्त जो है वो आपकी कमजोरी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। सैफ की कमजोरी, उसकी ताकत, जो वो एक दोस्त बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो उसको हिट करना आसान है, क्योंकि जब वो दुश्मन बनेगा तो आपको उन सारी कमजोरियों पर हिट करेगा जो वो जानता होगा। तो इसलिए कहा गया है, और ये देखें इल्म और हिकमत की बात है, और वो इल्म वाले ही हैं, उन्होंने क्या इल्म की बात कही है। और जब वो समझ में आती है तो क्या हकीकत समझ में आती है कि वाह, हमारे मौला अली ने क्या जो है वो क्या हिकमत बताई। ये देखो, अगर वो जब दोस्त अगर दुश्मन बनता है तो वो कैसा फिर आपका साथ बदला लेता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सारी कमजोरियों, सारी अच्छाइयों, आपकी सारी ताकत से वाकिफ होता है, जिससे जो है उसको पता होता है कि उसने कब आपको कैसे हिट करना है। ऐसा ही है। तो इसलिए दुश्मनी भी इतनी हद तक ना निभाओ, क्योंकि अगर वो दुश्मन दोस्त बन जाए, क्यों? क्योंकि ये जिंदगी है, ये एक सर्कल है, ये एक लाइफ है, ये चक्कर चलता है। दोबारा फिर वहीं आके खड़े होते हो जहाँ से कभी जिंदगी में चले गए। तो ये भी मत भूलो कि जो है वो कहाँ और किस सफर में आपको जो है वो क्या मिल जाए। तो हमेशा जो है अपने विजन को हाई रखो। ये देखो कि कब किसके साथ कितना ताल्लुक रखना है। तो दुश्मनी भी इतनी हद तक ना निभाओ कि जब तुम्हें कभी उससे दोस्ती करनी पड़ जाए तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो अपनी दुश्मनी के ऊपर कि तुम्हें दुश्मनी भी आप उतनी हद तक जाते हैं जब अपनी क्या क्या कर जाते हैं, किसी की इज्जत से, किसी की जान से, किसी के माल से खिल जाते हैं कि आपको अंदाजा नहीं होता। तो जब वापस आ रहे होते हैं तो बड़ा फिर दुख होता है कि यार मैंने उस मुखलिस इंसान के साथ जो मेरा दोस्त बना है, मैंने क्या कर दिया। तो मैं जो है वो, मुझे तो वैसा लगता है कि मैं सदके जाऊँ अपने मौला की हिकमत पर, मौला अली की हिकमत पर, कि क्या उन्होंने जो है कितनी हिकमत की बात कही है। और उसको समझने में जो है वो बड़ा टाइम लगता है, उस वक्त तो समझ नहीं आती है जब जब यंग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और जब हकीकतें सामने आ रही होती हैं तो बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें, दानाई की बातें हैं, इल्म की बातें हैं, और वो इल्म वाले ही समझ सकते हैं कि जब इल्म की हकीकत को जानते हैं और उनकी बातों में उनके राज जो है वो छुपे हुए होते हैं, तो क्या समझाना चाहते हैं। तो बड़े बुजुर्गों की बड़ी बातें। ठीक है जी। तो ये एक हर हकीकत बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये रिलेशनशिप को जो है वो जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिमाग ही निभा रहा होता है कि कैसे आपने जो है वो अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये हाइपोथैलेमस, ये बड़ा
नजर भी आ रहा है, नाम के हिसाब से ये नजर आ रहा है, ये हाइपोथैलेमस, और ये सारा इसका थैलेमस का ये दो पार्ट हैं, एक खाली थैलेमस है और ये एक हाइपोथैलेमस है। ये क्या कर रहा होता है, ये हाइपोथैलेमस जो है वो किस चीज को कर रहा है, सारी जो फंक्शंस हैं बॉडी के उसको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि आपके खाने को, आपके थ्रस्ट को, आपकी सोने को, यानी कि सारे बॉडी के फंक्शन जो है वो ये कंट्रोल कर रहा है। खाना कम खाया जा रहा है तो भी इसको पता होता है, आपको प्यास कम लग रही है क्योंकि ये भी जो है मैसेज वो भेजता है, नींद आ रही है तो भी जो है ये मैसेज ना दिमाग भेज रहा होता है, तो उसके कंट्रोल का हाथ भी जो है दिमाग पर ही होता है। अगर आप दिमाग को जिस चीज की आदत डाल लेते हैं, दिमाग को उसी चीज की आदत पड़ जाती है। जैसे खाने की आदत डालोगे, दिल दिमाग को वैसे ही, आपकी बॉडी को भी वैसे आदत पड़ जाती है। जिस टाइम पे जैसे अब रोज अगर हमें सुबह उठने की आदत है तो हमें उसी टाइम पर आदत हो जाती है, क्योंकि दिमाग उस चीज को अलार्मिंग उसमें लेकर आ जाता है कि ना चाहे कितने भी थके हों, कितनी लेट नाइट सोए, लेकिन एक दफा उस टाइम पर आंख जरूर खुलती है। ठीक है, तो ये बताने मकसद था कि हैपो जो थैलेमस है वो जो है ये चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि एक लेमैन भी जो है वो अपनी दिमाग की कंडीशन को इन सारे लेबलिंग के साथ जो है वो पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है उसके लिए आप जो है वो माइंड साइंस सीखें या कंप्यूटर जो है वो बायो साइंस की तरफ जाए। ठीक है जी, थैलेमस क्या है जी, ये आपकी एक एसोसिएशन है ऑफ सेंसरी इनपुट्स विद प्लेजर्स एंड अनप्लेजंट फीलिंग्स। ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है ना, ये एसोसिएट कर रहा है आपके सेंसरी को, यानी कि आप कैसे सेंस करते हैं और उससे आप कैसा फील करते हैं। अच्छे खाने से आप क्या फील करते हैं, अच्छी स्मेल सूंघते हैं तो आप क्या फील करते हैं, अच्छे जो है लोगों को देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं। तो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट फीलिंग्स जो है वो थैलेमस जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है आपकी सेंसेस के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, देखने के हवाले से, सुनने के हवाले से, टच के हवाले से, जितने सेंसेस हैं वो उसके बेस पर जो है वो डेवलप कर रहा होता है। सैफ की क्या मैसेज भेजा है? अच्छा, तुम लोगों को ये स्लाइड के साथ ये मैसेज भी नजर आ रहा है जो सैफ ने भेजा है, शेयर हो रहा है ये? स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों को? सारे सो गए क्या निकम्मो? हेलो? जी यस हाँ मैम। सबके पास शुरू हो गया। तो ये मैसेज भी शेयर हो रहा है? हाँ यस मैम, मैम। मैसेज भी शुरू होता है ऊपर से, इजी। ये जो व्हाट्सएप का मैसेज यहाँ साइड पर आ रहा था तो वो भी आईफोन आप? वालों के पास इजी होगा मैम। अच्छा, आईफोन वालों के पास होगा, वैसे नहीं हो रहा है ये। मैं ये जरा जानना चाह रही थी ना कि ये मैसेज जो है वो, क्योंकि जो है वो अगर व्हाट्सएप ऑन है तो ये सारे मैसेज भी आपके सामने आ रहे होंगे, यानी कि हर फोन में नहीं हो रहा होगा ये। हेलो? हाँ सैफ बोलें। नहीं मैम, एंड्रॉयड में नहीं होगा, आईफोन में हो जाएगा। मैम अच्छा, एंड्रॉयड में नहीं होगा, आईफोन में हो जाएगा ये। यानी जी कि मैम। स्लाइड के साथ भी शेयर हो जाएगा? जी जी। नो मैम, रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, हमारे पास आ रहा है। रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा लेकिन आपके पास आ रहा है, यानी कि आपको नजर आ रहा है कि साइड पे जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा था ये वाला नहीं, ये जो तुम चैट पे भेज रहे हो इसकी बात नहीं कर रही। इस साइड पे हमें ना एक ये विंडो बार बार आ रही है ना, जो आप लोग जो मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस भेज रहे हो ना, साइड पे ना वो विंडो बार बार खुल रही है साइड पे कॉर्नर पे, और जो है वो व्हाट्सएप ऑन है, तो व्हाट्सएप के जितने मैसेजेस है वो यहाँ पर मुझे भी नजर आ रहे हैं ना। तो क्या तुम लोगों को स्लाइड पे शेयर हो मैसेज रहे हैं? शो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ ये चैट वाले तो शो होंगे क्योंकि ये तो चैट का नो हिस्सा है। मैम, मैसेज शो नहीं हो रहे थे। सही है। अच्छा जी, अब हम जो है मैम वो, मैंने ये मैसेज किया है ग्रुप में कि सेकंड की तबीयत, यस यस सॉरी। हाँ हाँ बोले बेटा। अच्छा जी, थैलेमस की अगर हम बात कर रहे हैं तो थैलेमस जो है वो फीलिंग्स को जो है कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है और जो थैलेमस है ये दोनों फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी के, क्योंकि जाहिर सी बात है भूख की भी एक फीलिंग्स होती है, थर्स्ट की भी एक फीलिंग्स होती है, सोने की भी एक फीलिंग्स होती हैं, तो उसको जो है वो डिस्कवर कर रहा होता है। ठीक है जी, और जो है वो अब हिप्पो कैंपस की हम बात कर रहे हैं। हिप्पो जो है वो
क्या कहता है जी, और हिप्पो और एमलगार्डा जो है ये दोनों एक ही चीज हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये इंचार्ज ऑफ मेमोरी हैं, यानी कि ये चार्ज कर रहे हैं, इंचार्ज है मेमोरी के, किसको स्टोर करना है, किसको रिकॉल करना है, कौन रिहेर्स है, यानी कि फीलिंग्स आपकी क्या हैं, आपकी मेमोरीज क्या हैं, आपकी जो है जनरेट्स एग्रीगेशंस क्या हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपकी डेवलप हो रही है, सेक्सुअल मोटिवेशंस हैं जो कि वक्त के साथ उम्र के साथ जो है चेंज आता रहता है बॉडी में, हर इंसान के लिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, और आप लोग मेच्योर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेंजेस का जो भी एडॉप्शंस आती हैं, जितनी रिकॉलिंग हो रही होती है, ये सारी जो है वो आपकी हिप्पो कैंपस में जो है वो जा रही होती है, और ये मैसेज जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का बताने का मकसद ही यही है कि आपके कौन सा पार्ट जो है वो किस सिस्टम को लेकर चल रहा है। हर एक सिस्टम जो है वो हर एक पर काबू नहीं पा रहा। देखो दिमाग ने भी अपने अपने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, हर कोई अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा है, कोई किसी के काम में बीच में नहीं आता, क्योंकि अगर ये सब एक दूसरे के साथ अगर एडजस्ट हो गए या अमलगमेशन हो गई तो फिर जो है ये कभी भी जो है वो सेटअप नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जी हर एक जो है ना वो अपने अपने जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आगे हम बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स की, जो ऊपर भी है। कॉर्टेक्स क्या कह रहा है, अब जैसे ये अगर हम ये मेमोरी को हम स्टोर करते हैं, अगर आप लोगों ने ये देखा हो कि ये आसान काम नहीं है कि अगर हम ये जूम की रिकॉर्डिंग लेते हैं, सही है ना, तो इसमें जो है वो हमें अच्छा खासा जो है वो स्टोरेज चाहिए होती है, ताकि ये सेफ हो सके। तो इसके लिए हमारे लिए बड़ी जो प्रॉब्लमेटिक होती है, हमारे लैपटॉप जो है इसमें सारे डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि इतनी स्टोरेज ही नहीं हो पाती है। और किस 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 चीज़ को सेव करें, सेव इसलिए करते हैं कि खुदा ना खासा कोई चीज़ अगर पहुंच रही है बच्चों तक नहीं है, तो हम जो है बाद में अगर हम दोबारा बैक कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी हो। और ये यार आप लोगों का भी हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग इतनी सारी क्लासेस ले रहे हैं, तो हर चीज़ को स्टोर करना और जो है वो रिकॉल करना। तो आप लोगों ने क्या कर रखा है, अब अगर हम ये देखें कि हमने जो है कंप्यूटर में भी एक सिस्टम बना लिया है कि जी अपनी हर रिकॉर्डिंग को उसके नाम के साथ जो है वो हम सेट करते हैं, सेव करते हैं, और फिर उसके हिसाब से जो है हम चला रहे होते हैं, ताकि हमें पता चल जाए जी कौन सी क्लास है, किस यूनिवर्सिटी की है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा लेक्चर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बता रहा होता है, अगर हमने ये चीज़ें लिख के नहीं रखी होती, वरना हम जो है वो डेट वाइज भी भूल जाएं, और जो है वो क्लास वाइज भी भूल जाएं, कि हमें पता ही ना चले कि जी कौन सी क्लास जो है वो कब है और क्या है। तो इसके लिए जो है हम ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक साथ जो है वो सारी चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। ठीक है जी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, जरा ये कॉर्टेक्स की बात करें, ये आउटर लेयर है, यानी कि ये जो आपको देख नजर भी आ रही होगी, ये पूरी आउटर लेयर है। ये इसका क्या काम है जी, ये मोटर कोऑर्डिनेशन है, यानी कि सेंसर मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर का मतलब होता है चलाने वाला। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको मोटरिंग कर रहा है, ताकि आपका जो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेविंग है वो अप्रोप्रिएटली आ जाए। अचानक मैं सैफ को जो है वो बोल देती हूँ, सैफ ये क्या कर दिया तुमने, इसका अचानक का जो बिहेवियर है, वो जो जैसे मैंने बोला, उसने उसको जो है वो माइंड ने इन्फॉर्म किया, और अब उसमें जो है वो या तो अगर सैफ जो है वो एक्सपर्ट है, या उस वक्त जो है वो बिल्कुल मुझे सुन रहा है तो फौरन जवाब देगा, नहीं होगा तो एकदम गड़बड़ा जाएगा। तो यानी कि ये चीज़ क्या कर रही है कि जैसे इंफॉर्मेशन जा रही है, ये जो आउटर लेयर है ये फौरन जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है और इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, और उसी के बेस पर जो है वो बिहेवियर जो है सामने आ जाता है, चाहे वो डर का हो, घबराए जाने का हो, नाराजगी का हो, या आपके जो है वो शिवरिंग का हो, सारी चीज़ें जो है वो इसको डेवलप कर रही होती हैं। तो ये ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो है वो सिचुएशन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से जो है वो आपको ये बात समझा दी है, ताकि जब आप इसको एनालाइज करें तो पार्ट्स ऑफ बॉडी को जो है, या पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स जो हैं, उनको आराम से आप जो है वो पढ़ सकें। अच्छा जी। अब इसमें जो है ये
पार्शियल लॉब्स हैं, फ्रंटाइल लॉब्स हैं, ऑक्यूपाइटल लॉब हैं, टेम्पोरल लॉब हैं। कितना खूबसूरत दिमाग लग रहा है, कलरफुल, ग्रीन, रेड, पर्पल, येलो, ब्राउन। तो ये सारे जो दिमाग हैं वो ज़रा हमें क्या बता रहे हैं, ज़रा हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो फ्रंटल लॉब जो होता है ये क्या कर रहा है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, यानी कि आप कैसे रेगुलेट्स करते हैं बिहेवियर को, सच एज प्लानिंग एंड एडॉप्शंस टू चेंज। यानी कि कोई भी चेंज आना हो, जैसे अभी अगर सैफ ने कहा कि अगर मेरी एक बुरी आदत है या हमारे अंदर ये बुराई है, जैसे अभी रुकैया भी कह रही थी, अभी एक बच्ची जो हमें ये कह रही थी कि जी हमें एनालाइज करना चाहिए। तो पहले तो एग्जीक्यूट होना चाहिए ना कि हम रेगुलेट क्या कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को क्या जज कर रहे हैं। अगर एक बंदे की झूठ बोलने की आदत है तो वो अपने झूठ को कैसा जो है वो सही कर रहा है, अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करके लेकर आएगा। या तो कोई ऐसा इवेंट हो जिससे उसको सजा मिले तो ही वो सीखेगा। देखे ना, इसलिए तो हमने वो जो क्लासिकल जो लर्निंग की हमने बात की थी, तो क्लासिकल लर्निंग में एक चीज ये भी तो ना कि पनिशमेंट हो, यानी कि अगर पनिशमेंट होगी तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जी तुमने क्या सीखा है। अगर वो पनिशमेंट ही नहीं होगी तो ये थोड़ी कि मैं हमेशा प्यार प्यार से समझाऊंगी। अगर फेल नहीं हो गए तो पास होने की वैल्यूज नहीं होंगी। तो वो पनिशमेंट ही आपको जो है वो सिखा रही होती है कि कैसे आपने जो है वो रियलाइज करना है अपनी लाइफ को, कि कैसे आप जो है वो अगर चोरी करते हैं तो सजा मिलती है, सजा मिलती है तो उससे पता चल जाता है कि जी अगर अगर हमने चोरी की तो हमें ये शेमफुल जो है वो रीजन आएगा। लोग जो है वो अल्कोहलिक पे रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, सबके सामने क्यों नहीं लेते? बुराई है इसलिए उसको सामने नहीं लाते, उसको छुप के करते हैं ताकि वो छुपी रहे और वो किसी को पता ना चले। क्यों? क्योंकि बुराई है, और वो अगर बुराई सामने आ जाएगी तो उसकी बेस पर उस इंसान के अंदर वो बुराइयां डेवलप होती हैं। देखो खाने से पीने से बड़ा फर्क पड़ता है। सैफ, रुकैया, जो जितने बच्चे मेरे सुन रहे हैं, अगर आप अच्छा खाते हैं तो आपकी अच्छी सोच डेवलप होती है, अच्छे डिसीजंस लेते हैं। अगर आप बुरा खाते हैं तो बुरी सोच डेवलप होती है, बुरे डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छी सोहबत, अच्छे लोग, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उससे आपकी जो है वो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। इसी तरह अगर आप ये अल्कोहलिक चीज़ें लेते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड चीज़ें लेते हैं, तो इससे आप जो है ड्रग्स एडिक्टेड हो रहे होते हैं और उससे बुराइयां जन्म ले रही होती है। उससे आप हर बुरा काम करोगे जिससे आपको ममानियत की जाती है, चाहे वो बाय फिजिकली हो, बाय मेंटली हो, या बाय जो है वो रिलीजियस हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस पर डिपेंड कर रही थी। तो आपको ये एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है कि हाउ टू टेक द डिसीजंस इन विच टाइम। सो समटाइम्स जो है वो क्लासिकल लर्निंग हमें ये बता रही थी कि या तो आप अपने जो है बिहेवियर में जो चेंज लेकर आते हैं, या तो आप अपनी जो है वो सोच से लेकर आते हैं, अपने आबा अजदाद से लेकर आते हैं, अपने माँ बाप से लेकर आते हैं, हालात और वाकयात से लेकर आते हैं, अच्छी जो है वो चीज़ों से लेकर आते हैं, या आपको ये गलती की सज़ा मिलती है तो आप उससे भी जो है लेकर आते हैं। जैसे बच्चों को शुरू शुरू में भाई चीज़ें लेने की आदत होती है। अब वो ये जैसे मेरे बेड पे ये चीज़ें पड़ी हैं, अब एक छोटा बच्चा है वो आके उठा के चीज़ें ले जाएगा। अब उसको ये नहीं पता कि भाई ये चीज़ सही है, ये गलत है। लेकिन अगर बड़े होंगे तो समझाएंगे नहीं ये बुरी बात है, ये हमारी चीज़ नहीं है, आपने किसी और की चीज़ उठाई है। जब आप किसी की चीज़ लेते तो परमिशन लेकर लेते हैं। वही चीज़ जो उठा लेते हैं तो वो चोरी कहलाती है। वही चीज़ अगर आप परमिशन लेते हैं, लेकर लेते हैं, तो वो चोरी नहीं कहलाती। तो फ़र्क पता चल गया बिहेवियर का, सोच का, कि आप उसको कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो उस वक़्त बच्चे को ये लगता है कि नहीं भाई ये मेरी चीज़ है, ये तो उठा लो, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, अगर वो चीज़ वो बिहेवियर बार-बार कर रहा है, तो आप कहेंगे उसको पनिश करते हैं, उसको डाँटते हैं, कभी एक आध थप्पड़ लगा देते हैं, तो उसको ये लगता है कि हाँ जी मम्मी ने या पापा ने मुझे इस बात पे मारा, तो इसका मतलब है कि कोई गलत बात थी, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ जो है, जो पहले हम जो एग्जीक्यूट वाली बात करें डिसीजन मेकिंग की, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। जैसे अब अच्छाई क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या आई, अच्छाई की, मैं एक एनजीओ में गई, मेरे दिल में ये बात जागी, पहले मैंने सोचा, पहले मैं डरी, लेकिन जब मैं गई तो अब मेरे दिल में ये होता है कि नहीं जाना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, लोगों को हमारी ज़रूरत है, मैं शेयर करूँ ताकि लोग इससे सीखें। अब आप लोगों ने भी सुना, हो सकता है 10 लोगों ने सुना, 2 लोगों पर असर हुआ, वो 2 लोग शायद डिसीजन ले लें, तो क्या हो गया जी, बिहेवियर में चेंज आ गया। जो लोग, और अच्छा वो लोग भी जो कभी कुछ नहीं करते, उनके दिल में भी ये बात आई नहीं जाना चाहिए, और क्या पता वहां जाए उनकी चीज और उनकी जान उनकी जिंदगी में चेंज आए। तो ये सारी चीजें क्या है जी, बिहेवियरल चेंज के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह जी ये प्रीफ्रंटल जो है एरिया जो है, यानी कि ये जो लोब्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फीचर्स ऑफ द पर्सनैलिटी, सही है, कंपेशंस,
केयर, मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग्स। यानी कि ये वाली वो जो लॉब है और दिमाग का वो हिस्सा है जो आपको ये मैसेजेस दे रहा होता है कि फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, क्या आपके अंदर क्या चीज़ है, आपकी केयरिंग पर्सनैलिटी है, आप मोटिवेटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, नेगेटिव हैं, डिसऑब्लिगेट हैं, क्या हैं आप। तो ये जो ये वाली लॉब जो होती है वो आपका ये काम कर रही होती है आपको अपडेट करने में। तो आपकी पर्सनैलिटी को, जैसे अगर मैं ये सोचती हूँ देखो अगर मेरे अंदर ये चाह ही नहीं है कि मैं अच्छा पहनूं, आप हमेशा आपने देखा होगा जब आप थोड़ा सा भी ड्रेसअप हो जाते हैं तो आप लोगों के कॉन्फिडेंस में जो है वो बड़ा चेंज आ जाता है। ये क्यों होता है? जरा सा भी आप लोग ड्रेसअप होते हो, अच्छी ड्रेसिंग करते हो तो पर्सनैलिटी में चेंज आता है। यस मैम। क्यों, क्या फील करते हैं आप लोग, क्या चेंज आता है, क्या फीलिंग्स आती हैं? अच्छा फील मैम करते हैं। अच्छा लगने लगता है, हमने नए कपड़े पहने हैं, फला 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 फला। हाँ, यानी कि अब अगर मैं बात पूछूं तो यानी कि आपके आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये एक पैरामीटर है जिसकी वजह, क्योंकि जब मैं बार बार कहती हूँ भाई प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेबल होकर आना, प्रेजेंटेशन सिर्फ बोलने की नहीं है, बात भी करोगे। हम हमेशा पहले आउटर ही तो चेक कर रहे होते हैं, कैसे पहनकर आया है, कैसे कपड़े हैं, कैसे जूते, यानी कि आपने ये भी देखा होगा लोगों की पर्सनैलिटी की पहचान उसके कपड़ों से, उसके जूतों से की जाती है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो है वो जूतों से इंसान की जो है वो पहचान करी जाती है। अब ये बात समझ में नहीं आती थी कि यार ये जूते पहनने से क्या पहचान होती है, ये बात समझ में नहीं आई अभी तक। और अब जब समझ में आई तो पता चला कि ये अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छे आपकी जो चप्पल होती है, आपके जूता होता है। और ये मैंने एक मूवी में भी देखा था कि जो है पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, याद नहीं आ रही। हाँ, हम के नाम से है या कौन सी मूवी है, तो उसमें जो है वो रिश्ता लेके जा रहा होता है वो अपने छोटे भाई का, ठीक है ना, पूरा ड्रेसअप होके जाता है, अच्छी चीज अपना ड्रेसअप करता है, बिल्कुल आर्मी वाले स्टाइल में जाता है। ये बताने का मकसद बता रही हूँ, ये फिल्म नहीं डिस्कस कर रही, निकम्मों का भी ये नहीं सोचना कि मैं फिल्म डिस्कस कर रही हूँ। असल में वो बिहेवियर जो सामने आया है वो बताना चाहती हूँ कि वो जो जूतों वाली मिसाल है वो क्यों दी जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है वो ये चीज हुई कि वो पूरा ड्रेसअप होकर गए, आर्मी के बंदे थे तो आर्मी की बेटी थी, आर्मी जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक बेटी थी, और वो उसी के रिश्ते के लिए, अपने भाई के रिश्ते के लिए लेकर जा रहे थे, तो अपने आप को वो आर्मी जो है वो अज्यूम करवाना चाह रहे थे, तो पूरा आर्मी जो ड्रेस पहन के गए, जूते जो है वो पुराने पहन के, ठीक है ना। अब वो जो है वो उस जूते से जैसे बातें करते करते उन्होंने जैसे पैर ऊपर के, जैसे हम टांग पे टांग रख के बैठते हैं, अक्सर जो है मर्दों का यही स्टाइल होता है, थोड़े से ग्रेसफुल लगते हैं वो, तो उसमें जो है वो अपनी जाहिर सी बात है अपनी ग्रेसफुलनेस, अपनी सीनियोरिटी दिखाने के लिए आप उस तरह से बैठते हैं, तो उससे जो है वो उनका जूता जो है वो सामने नजर आया, तो नीचे से जूता फटा हुआ था। तो उससे जो है वो उस आर्मी ऑफिसर ने पहचान कर ली कि जो वो बंदा आया है वो निहायत ही गरीब है, और इसके अलावा उसके जूते फटे में तो उसकी इज्जत भी कोई ख़ास नहीं है। यानी कि उससे उसकी पूरी जो है वो शजरा नसब बना लिया कि जी वो किस ख़ानदान से रेलिवेंट करता है, यानी कि आपकी अच्छे चप्पल से भी आपकी इज्जत की, आपकी वैल्यू, आपकी ख़ानदान की हैसियत का पता चलता है। तो उससे ये अंदाजा हुआ कि भाई बड़े 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 कहा करते थे, लेकिन एक पूरे इंसान की पर्सनैलिटी वो एक तरफ थी, हालांकि कपड़े वो पहनकर अच्छे गए, लेकिन सिर्फ उसकी जूतों से उसकी इज्जत का पोल खुल गया। तो आप ये सोचें, जो सोचने वाले होते हैं, जो एडॉप्ट एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, वो आपको हर तरीके से जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अभी अभी 10 मिनट में जो है मेरे ख्याल से पता नहीं कितने मिनट रह गए, ये जूम बंद हो जाएगा तो उसका मतलब है क्लास एंड है। और दरअसल मुझे ये स्नैप्स जो है वो सैफ भेजना है ताकि मैं उसी के हिसाब से जो है वो अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं जो पर्सनैलिटी बताने का मकसद ये है कि जो बड़े बूढ़े कहते हैं ये कोई छोटी बातें नहीं होती हैं, इनको जो है वो समझना पड़ता है, और उसी से इंसान की औकात, उसकी वैल्यूज, उसकी जो है खानदान का पता चलता है। ये वो उस वक्त की बातें थी जब खानदानी लोग जो है डिटरमाइन करते थे, अब तो खैर ना खानदान की बात होती है, ना अब जो है वो चीज़ों की बात होती है, अब होती है लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं है, कम रह गई है।
हाँ भाई, ये नोशी का जो है वो है जो नोशी रोस्टर जो है, इसका नाम भी ऐड कर देना, ठीक है ना। तो ये बात बताने का मकसद है कि आई एम नॉट डिस्कसिंग द मूवी, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द बिहेवियर, थिंकिंग ऑफ माइंड, कि लोग आपको एक जूते से भी जज करते हैं, लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी से भी जज करते हैं, लोग आपके चेहरे के हर तासुर से जज करते हैं। अ, आपके पेट में खाना कोई नहीं देखता कि आप कितने भूखे हैं, लेकिन तन पे कपड़ा जरूर देखते हैं कि आप कितने रिलायबल हैं, आप कैसे लगते हैं, आप दुनिया में कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें बड़ी जो है वो आज से नहीं है, 1400 साल पहले भी यही बात थी, जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो ये सारे पैगाम दिए हैं, तो उस वक्त भी जो है वो पहनना ओढ़ना, वैल्यू देना, इज्जत देना, खानदान, ये सारी चीजें जो है देखे ना। अब खानदान से जो शजर नसब पता चलता है, बनो हाशिम, बनो उमैया, बनो अब्बास, तुर्क सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, ये सारी जो है वो खानदान ही है ना, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं और से अलग से बातें थोड़ी आ रही हैं। तो इन चीजों को जो है वो समझें। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें थी जो समझाना मकसद था, चाहे वो बाय थॉट्स हो, बाय बिहेवियर्स हो, बाय थिंकिंग हो। तो ये जो प्री फ्रंटल एरियाज जो हैं, ये आपकी केयर, आपकी मोटिवेशन, हमारी गोल सेटिंग्स किस तरह से हैं, इसलिए ये जो गोल सेट करते हैं तो आपका माइंड कैलकुलेट कर रहा होता है। ये जो मैं आप लोगों से कहती हूँ ना जी, दूर अंदेश बनो, यहाँ से अगर अपने आप को देख रहे हो तो आगे 5 साल में अपने आप को कैसे स्टैंड कर रहे हो। सेट कभी सोचा है कि आपने अपने 5 साल कैसे सेट कर लिए हैं, क्या बात कर ली है, कैसे सोचा है, किस तरह से गुजारोगे, किस तरह की जिंदगी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्या नजर आ रहा है। अभी तो सब ये कह रहे हैं, जैसे जिन लोगों ने अगर 5 साल का अंदाजा लगाया हो, तो उसमें ये कभी नहीं सोचा होगा कि बीच में ये कोरोना भी आ जाएगा, कि पूरा 1 साल 2 साल, ये 1.5 साल होने को आ गया है, कि हर किसी की लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हुए हैं, सेहत से जो दूर गए हैं, तकलीफ से दूर गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वक्त के साथ साथ जो है वो आती जा रही हैं। तो ये जो प्लानिंग्स हैं वो ज़रूरी भी होती हैं और पार्ट ऑफ द लाइफ भी होती हैं। तो ये जो गोल सेटिंग्स का एरिया है, ये आपका प्रीफ्रंटल यानी कि दिमाग ये सारे काम कर रहा है, ये कोई और चीज़ नहीं कर रही होती। आपकी बॉडी में वर्कआउट जो कर रहा है वो आपका दिमाग और दिल। अच्छा जी, अज़ान हो रही है, ज़रा अज़ान भी सुन लें, और अगर ये बंद हो जाता है ज़ूम तो इसका मतलब है क्लास एंड है। ठीक है जी, अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ लीजिए अभी, और अगर नहीं तो जो है वो अटेंडेंस मुझे भेजें, तो मैं खुद ही जो है इस अटेंडेंस को मार्क कर दूँगी। ठीक है? सैफ मुझे सारी अभी वाली पिक्चर्स भी भेज दें, स्नैप्स, ताकि जो है मुझे पता चले जिसने लेट ज्वाइन करा तो वो बच्चे भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेटिव हो गए। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे बेटा, अल्लाह ताला आपकी अम्मी का साया भी आपको पे सलामत रखे। माँ बाप का साया बड़ी नेमत होती है, हर जायदाद से बढ़कर है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, और आप लोग वो भी तौफीक दे के अपने माँ बाप की इसी तरह खिदमत करें। हमारे बच्चों में अभी भी माशाल्लाह ये चीज़ें बाकी हैं, और जो है वो सब खुशाबाद है, और सब अपने माँ बाप के साए, अपने घर वालों के साए में रहें और महफूज रहें, और अपने आगे की ज़िंदगी खुशियों, खुदम और कामयाबी, दीन दुनिया आखिरत की कामयाबी के साथ जो है गुजारें। आमीन। ओके क्लास, फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है, इंशाल्लाह अब ईद के बाद मिलेंगे, जिंदगी रही। ईद के लिए एडवांस ईद मुबारक, सब कुछ रहें, आबाद रहें। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ईद मुबारक आपको भी। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह बेटा, सबको ईद मुबारक। ओके मैम, ईद मुबारक।